नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट देते हुए ये स्पष्ट किया कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स पर बाध्य नहीं होंगी, यानी कि बाइंडिंग नहीं होंगी। इसी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिस्कल फेडरलिज्म का भी जिक्र किया और उस पर भी कई सारी बातें कही। आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस जजमेंट में क्या आखिर में कहा गया और देखेंगे कि फिस्कल फेडरलिज्म को अगर हमें शॉर्ट में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, और उस मुद्दे पर हमेशा हमें डिबेट क्यों देखने को मिलती है भारत में, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस जजमेंट में बेसिकली कहा गया कि रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल आर अ प्रोडक्ट ऑफ कोलैबोरेटिव डायलॉग इंक्लूडिंग द यूनियन एंड स्टेट्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि जीएसटी काउंसिल आखिर काम कैसे करती है और है क्या। फिर दूसरी बात कही गई कि दी रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल जो है वो केवल रिकमेंडेशंस ही होती हैं, वो कोई बाइंडिंग डिक्टेट्स नहीं होते हैं, कोई एडिक्ट नहीं होती है बाइंडिंग जो कि सरकारों को माननी होगी। और ये भी कह दिया गया कि अगर हम जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस को बाइंडिंग बना दें तो इससे फिस्कल फेडरलिज्म जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले तो यहां पर ये पूरी स्टेटमेंट को समझना है तो उससे भी पहले हमें क्या समझना होगा कि फिस्कल फेडरेशन या फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, जीएसटी काउंसिल क्या होती है और जीएसटी काउंसिल काम कैसे करती है। जब ये तीन चीजें हमने समझ ली तो फिर जाकर हमें ये स्टेटमेंट समझ आएगी। सबसे पहले समझते हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है। देखिए, फिस्कल फेडरलिज्म से भी पहले हम समझते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म इज अ काइंड ऑफ सिस्टम या इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर एक स्टेट में एक से अधिक लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं या गवर्नेंस होते हैं। जैसे कि हम भारत की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन आ गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो आ ही गई, पूरे भारत पे रूल कर ही रही है, गवर्न कर ही रही है। उसके बाद वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स आ गई, अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ गई। अब कम से कम दो लेवल्स ऑफ गवर्नेंस हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इन दोनों के बीच में यहां पर हमें देखने को मिलता है क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है उसमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट आ गई, कॉन्करेंट लिस्ट आ गई। इन लिस्ट में है क्या, इन लिस्ट में है ये कि भाई सेंट्रल लिस्ट में वो कानून या वो सब्जेक्ट आ गए जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, लागू करेगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट आ गई, स्टेट गवर्नमेंट में वो स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आ गए जिन पे स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी और उन्हें लागू करेगी। एक फेडरलिज्म में दो फॉर्म्स ऑफ या दो लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट आ गई और उनके भी सब्जेक्ट हमने डिवाइड कर दिए कि भाई तुम ये वाले सब्जेक्ट संभालो, तुम वो वाले सब्जेक्ट संभालो। इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। जब हम बात करते हैं फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल माने क्या, फिस्कल माने फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स, या फिस्क की अगर हम बात करें तो कहते हैं जी ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। अब फिस्कल फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट में या जो दो लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं इनमें फाइनेंशियल रिलेशन कैसा है उसको बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। मैंने लिखा भी, द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज रेफर्ड टू एज फिस्कल फेडरलिज्म। अब देखिए, एक चीज को समझते हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, दोनों ही लोगों से या पब्लिक से पैसे इकट्ठा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ सेस, इन द फॉर्म ऑफ सरचार्ज। दोनों ही पैसा इकट्ठे करने के बाद पैसा खर्च भी करते हैं। अब खर्च किया जाता है हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा खर्च किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट करेगी, कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगी और कौन सी गवर्नमेंट किस खर्चे को करेगी या किस चीज पे खर्चा करेगी, किस डिपार्टमेंट पे खर्चा करेगी, किस जरूरत को पूरा करेगी। ये जो मैटर्स हैं ये फिस्कल फेडरलिज्म का हिस्सा बनते हैं। द डिवीजन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इज द कंसर्न ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। एक और चीज हमें यहां पे खास करके भारत में जो देखने को मिलती है वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है वो सारा का सारा टैक्स कलेक्ट करके अपनी पॉकेट में नहीं रखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसमें से कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को भी देती है। यानी कि सेंटर ने जितना पैसा, मान लीजिए सेंटर ने 100 रुपया कलेक्ट किया तो 100 रुपए में से आज की डेट में तो फिलहाल कंडीशन ये है कि 42 रुपए 42 रुपीज जो है वो स्टेट्स में चला जाता है। स्टेट्स को डिफरेंट स्टेट्स को बांट दिया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सारा पैसा होता है वो उसकी जेब में ही नहीं रहता, वो स्टेट के साथ बांटना होता है। अब सवाल ये उठता है कि कितना पैसा बांटना है ये कौन तय करेगा। इसके लिए पिक्चर में आता है फाइनेंस कमीशन। जो फाइनेंस कमीशन होता है
उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है। लगभग हर 5 साल में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि फाइनेंस कमीशन बना सकते हैं, और फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करेगा और ये रिकमेंड करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो टैक्स कलेक्ट कर रही है उसमें से कितने % हिस्सा जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको बांटे। अब एक चीज को समझकर चलें कि जब से हम आजाद हुए हैं तब से 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला फैक्ट तो यह है कि जो हमारे डिफरेंट टैक्सेस हैं वो बढ़ रहे हैं, द नंबर ऑफ टैक्सेस एंड द अमाउंट कलेक्टेड इन टैक्सेस इज इंक्रीजिंग। और ये हमें देखने को मिलता है कि जब से हम आजाद हुए तब से ये एक फिनोमेना लगातार कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है, कि हमारे जो टैक्सेस हैं, बी इट द नंबर ऑफ टैक्सेस या फिर यहां पर आप कह लीजिए कि क्वांटिटी ऑफ मनी या अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ये दोनों ही बढ़ रहे हैं। साथ ही में दूसरी बात ये कि शेयर ऑफ स्टेट्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड इन दिस पूल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे मैंने कहा कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा उसमें से कुछ पैसा है वो स्टेट्स को दिया जाएगा। अब ये कितना पैसा स्टेट्स को दिया जाएगा ये भी हमेशा से पूल बढ़ रहा है, यानी कि अगर आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना पैसा स्टेट्स को दिया जाएगा वो भी हमेशा से ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ही चल रहा है। हाल ही में हमने देखा कि 14th हाल ही में तो नहीं, खैर 15th आया है 2020 में, उससे पहले 14th जब फाइनेंस कमीशन आया था तो उन्होंने ये रिकमेंड भी किया था कि भाई 32 की बजाय 42% जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब से जो पैसा है वो स्टेट्स को दे देगी। अब ये दोनों चीजें देखने के बाद भी हमें ये समझ ही आती है कि भाई अभी भी ये दोनों जो है आपस में लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इतना सारा 42% अपना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देती है, उसके बावजूद भी इनमें लड़ाई हो रही है। क्यों भाई? उसके बावजूद भी इनमें ये यहां पर कलह का मामला बना हुआ है, इनमें ये टेंशन बना हुआ है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है जी हमारे से इतना पैसा स्टेट्स ले जाती हैं, हम अपना खर्चा कैसे चलाएं। स्टेट गवर्नमेंट कहती है जी हमारे को पैसा ही नहीं आता ढंग से, इतना कम पैसा आता है। सो बेसिकली ये तो घर घर का भी मुद्दा है भाई, जहां पर हमेशा हमें देखने को मिलता है कि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, हमारी आमदनी कम होती है, और जब आमदनी कम होती है तो परिवार के 2 लोगों में भी यहाँ पर मनमुटाव आना पॉसिबल है। यहाँ पे तो सरकारें हैं, आ ही सकता है। और वही चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिल भी रही है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में फाइनेंशियल मुद्दों को लेके हमेशा जो है एक डिबेट चलती रहती है। इसी को बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर जो डिबेट है ना, वो यही है। कारण क्या है? वो 3 कारण यहां पर हम देख लेते हैं। पहला कारण तो ये है कि दोनों ही सरकारों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंस का खर्चा भी करना है, कम्युनिकेशन का खर्चा करना है, आर्मी का खर्चा हो गया, सब्सिडी भी देनी है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स के भी खर्चे हैं और खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स भी आ रही हैं। एक छोटा सा फैक्टर करप्शन भी बहुत हो जाती है तो उसकी वजह से भी नुकसान होता है, खैर वो अलग मैटर है। बट यस, पहली बात तो ये कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो बढ़ नहीं रहा। टैक्स टू जीडीपी रेशो मतलब क्या? मतलब ये कि अगर हमारा 1 साल का जीडीपी 100 रुपए है तो वो जो टैक्स उसके ऊपर कलेक्ट किया जाता है वो लगभग 17 से 18 रुपए ही कलेक्ट किया जा रहा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो बढ़ नहीं रहा, और ये हमेशा से लगभग जब से हमें आजादी मिली है तब से 17-18% पे ही टिका हुआ है। यानी कि हमारे खर्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन उस हिसाब से हमारे टैक्स बढ़ नहीं रहे। एक चीज और भी है कि हमारे टैक्स ना बढ़ने का एक और कारण भी है, वो ये है कि हमारे यहाँ पर लगभग 3 से 4% ऐसे लोग जो कि वोट करते हैं, उनके यानी कि वोट करने वाली पॉपुलेशन का लगभग 3 से 4% लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस भरते हैं, जो इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं। बाकी लोग टैक्स भर ही नहीं रहे, या तो वो एलिजिबल नहीं है टैक्स भरने के लिए क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है या उनकी आमदनी कम है, या फिर वो टैक्स इवेजन हो जाती है। ठीक है, सो ये कारण भी आप देखते हो कि भाई जीडीपी हमारा उसका जो परसेंटेज ऑफ टैक्स है वो क्या है, 17-18% के आसपास ही घूम रहा है। सो बेसिकली आप अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहो, भाई घर की इनकम बढ़ नहीं रही, घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें तो फिर आप समझते हो ना कि कलेश या कलह होना लाजमी है। तीसरी बात ये कि सेंटर यहां पर कुछ टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके अपनी जो टैक्सेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देने से बच भी जाता है। देखिए है क्या है ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना टैक्स कलेक्ट करेगी, मैं दोबारा बोलता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना टैक्स कलेक्ट करेगी उसका 42% जो है वो किसको देना है? स्टेट्स को देना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मेरे को लगता है वकील बहुत ज्यादा बैठे हैं। उन्होंने क्या करा, वो कहते हैं जी टैक्स पे देना है ना, सेस और सरचार्ज पे तो नहीं देना ना। हम सेस यहाँ पे सेस भी कलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे सरचार्ज भी कलेक्ट करेंगे।
आप कहते हैं जी पढ़ो कानून को, तो आपको देखने को मिलेगा जी टैक्स पे पैसा देना है, टैक्स का 42% देना है, सेस का और सरचार्ज का तो कहीं नहीं लिखा हुआ, हम यहाँ पे सेस कलेक्ट कर रहे हैं, वहां तो देना नहीं है। सो अगेन क्या हो गया, सेस और सरचार्ज कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। अब ये भी एक बॉन ऑफ कंटेंशन बन जाता है। स्टेट्स कह रही हैं कि अच्छा जी आप तो बढ़िया यहाँ पर गेम खेल गए, आपने यहाँ पे टैक्स की बजाय सेस और सरचार्ज कलेक्ट कर लिया, अब वहाँ पे हम आपसे टैक्स नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि वहाँ से अपना शेयर नहीं ले पा रहे हैं। सो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से फिस्कल फेडरलिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब ये बात करी हमने फिस्कल फेडरलिज्म की, और यही बात का जिक्र जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में भी किया। अब हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की, यानी कि जीएसटी काउंसिल की। देखिए भाई, हम सब जानते हैं कि 2016 101 अमेंडमेंट एक्ट 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा हमारे भारत में बिल्कुल ही एक नई टैक्स रिजीम, जिसको हम जीएसटी टैक्स रिजीम कहते हैं, उसे लाया गया। जीएसटी टैक्स रिजीम में यहाँ पर अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजीज हमें देखने को मिलती हैं। CGST, SGST यानी कि स्टेट जीएसटी हो गया, सेंट्रल जीएसटी हो गया, IGST हो गया। अब खैर उन टर्मिनोलॉजीज में तो हम फिर कभी जाएंगे। हमारे को यहाँ पर क्या समझना है, हमें ये समझना है कि भाई जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए, जीएसटी के ऊपर चर्चा हो, उसको आगे रिकमेंडेशंस देने के लिए जीएसटी काउंसिल लाई गई। क्या कहते हैं जी, जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी which was established under article 279A। so 279A लाया गया आर्टिकल इसमें 101 के थ्रू, और उसके द्वारा एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। क्या ये कहता है, इट इज अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। सो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का एक जॉइंट फोरम है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे आते हैं। ये आपस में बैठकर चर्चा करते हैं, और चर्चा में निकलता क्या है, निष्कर्ष निकलता है कि भाई किस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाया जाए, किस प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगाना है, कितना टैक्स लगेगा, कितना नहीं लगेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जीएसटी से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होते हैं वो उनके ऊपर यहाँ पर चर्चा की जाती है। चर्चा करने के बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट चर्चा करके यहाँ पर वोटिंग करते हैं, और जिसको मेजॉरिटी वोट मिल जाता है वो डिसीजन यहाँ पर रिकमेंड कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को। सो इस तरह से जीएसटी काउंसिल काम करती है। बट एट द सेम टाइम प्लीज अंडरस्टैंड कि जीएसटी की ये जो 279 है, 279A है सॉरी, इसी में लिखा हुआ है कि भाई जीएसटी काउंसिल जो है ना, वो रिकमेंडेशंस देगी, वो यहां पर सुझाव देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। उनके ऑर्डर्स बाइंडिंग नहीं है, वो बेसिकली यहां पर रिकमेंडेशन शब्द इस्तेमाल कर दिया गया। सो उससे भी आप लॉजिक लगा सकते हो कि जब रिकमेंडेशन होती है तो भाई रिकमेंडेशन बाइंडिंग थोड़ी ना होती है। खैर, इसी से जुड़ी हुई बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई देखो, जो जीएसटी की रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं है। क्या कहा, चलिए देखते हैं। देखिए आर्टिकल 246A which was introduced by the Constituent Assembly, Constitution Amendment Act of 2016 vests the Parliament and the state legislature with the concurrent power to make laws with respect to GST। देखिए भाई 246A बेसिकली एक ऐसा आर्टिकल है जो कि स्पष्ट करता है कि भाई जीएसटी क्या होगा और जीएसटी पे किस किस को पावर है कानून बनाने की। 246 में ही कहा गया, 246A में ही कहा गया है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी के मुद्दे पर कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी जीएसटी के मुद्दे पर कानून बना सकती हैं। दूसरी बात यहां पे कही गई क्या कि if the GST Council was intended to be a decision-making authority whose recommendation transformed to legislation, such a qualification would have been included in 246A or 279A. Neither does the 279A, being a non-abstant clause, nor does the Article 246A provide that the legislative power is subject to Article 279A. So बहुत ही शानदार बात यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई देखो, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, एक 246A जो कि जीएसटी की बात करता है, एक 279A जो की बात करता है जीएसटी काउंसिल की, जो कि निर्माण करता है जीएसटी काउंसिल का। किसी में भी यहां पर यह नहीं कहा गया कि भाई इनकी जो रिकमेंडेशंस होंगी, जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस होंगी वो लेजिस्लेटिव फोर्स के साथ होंगी, यानी कि वो बाध्य होंगी। अगर ऐसा होता तो कहीं तो लिखते ना, या 246A में लिखते या 279A में लिखते, कहीं तो लिखते। अगर नहीं लिखा गया है तो आप अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाध्य हैं। एक चीज यहां पे जरूर कही गई, दैट गवर्नमेंट while exercising its rule making powers under the provisions of CGST
एक्ट और आईजीएसटी एक्ट इज बाउंड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। कहां पर गवर्नमेंट बाउंड है वो भी यहां पर स्पष्ट किया गया है कि भाई जब गवर्नमेंट सीजीएसटी एक्ट, देखिए भाई कोई भी कानून होता है उस कानून को लागू करने के लिए रूल्स बनते हैं। लॉ और रूल में क्या फर्क होता है? लॉ जो होता है उसे लागू करने के लिए, फर्दर धरातल पर उसे उतारने के लिए, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। अब वो जो रूल्स हैं उन रूल्स को बनाते समय तो जीएसटी की काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग होंगी, लेकिन जब आप लॉ बना रहे हो तब नहीं होंगे। प्लीज अंडरस्टैंड वंस अगेन, जो कानून होता है उसे लागू करने के लिए रूल्स बनते हैं। कहता है जी जब आप रूल्स बना रहे हो जीएसटी से जुड़े हुए, सीजीएसटी या आईजीएसटी एक्ट से जुड़े हुए, तब जो रिकमेंडेशंस होंगी वो तो होंगी बाध्य। जब जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस होंगी वो यहां तो बाध्य होंगी, लेकिन जब आप कानून बना रहे हो ना तब कोई जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस है वो बाध्य नहीं है। ऑलराइट, सो हाउएवर दैट डज नॉट मीन, कहते जी कि चलो मान लिया रूल्स बनाते टाइम जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस है वो बाध्य हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है, दैट डज नॉट मीन दैट all the recommendations of the GST Council made by the virtue of power article 279A clause 4 are binding on the legislature's power to enact the primary legislation। ये यहां पर स्पष्ट कर दिया गया जी। अब दोबारा हमारी पहली लाइन पर आते हैं। पहली लाइन में क्या कहा गया था कि भाई रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल आर द प्रोडक्ट ऑफ कोलैबोरेटिव डायलॉग इन्वॉल्विंग द यूनियन एंड स्टेट्स। अब ये हमें समझ आ गया कि भाई जो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इकट्ठी बैठती हैं, भाई वहां पर चर्चा करती हैं कि किस पे जीएसटी लगाना है किस पे नहीं लगाना, वो हमने यहां पर देख लिया। कहता है जी दे आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, वो भी हमने समझ लिया। दे टू रिगार्ड देम एज बाइंडिंग एडिक्ट वुड डिसरप्ट द फिस्कल फेडरलिज्म। अब फिस्कल फेडरलिज्म भी क्या होता है वो भी हमने समझ लिया, और ये भी कह दिया कि भाई अगर हमने इन जीएसटी रिकमेंडेशंस को बाइंडिंग कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर तो क्या हो जाएगा, जो फिस्कल फेडरलिज्म है जो कि ऑलरेडी जिस पर जो बहस का मुद्दा बना रहता है उस पर और ज्यादा दबाव आएगा, और ज्यादा बहस होगी, और ज्यादा यहां पर डिसरप्शन होगी फिस्कल फेडरलिज्म की, क्योंकि फिस्कल फेडरलिज्म एक हमेशा से टेंशन का विषय है। हम उसे और ज्यादा टेंशन का विषय नहीं बनाना चाहते हैं। यह बात यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की है अपनी इस जजमेंट में। आई होप कि आपको यह जजमेंट और फिस्कल फेडरलिज्म उससे जुड़ा हुआ मुद्दा समझ आया होगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।